है आपका इन्वायरमेंट स्टडी वाला सब्जेक्ट जो है, ईवीएस सब्जेक्ट जो है, ये आपका लास्ट पेपर है, अंतिम पेपर है आपका। आपकी ये जो बुक जो है, इस फुल बुक का जो है इसके अंदर अध्ययन करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सारे क्वेश्चन देखने से आपको फायदा क्या होगा? फायदा आपको ये होगा कि आपको पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे, जिससे क्या है कि परीक्षा में आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे। होता ये है कि हम जो है आपको बताते हैं अलग अलग, धीरे धीरे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं अलग अलग वीडियो में, तो वो ना बताकर मैं आपको सारे जो है क्वेश्चन आंसर एक साथ ही बता देता हूँ, ताकि उससे क्या है कि आपको सब कुछ जो है एक साथ हो जाए। एक साथ होने से आपको जो है सभी कुछ एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपके दिया हुआ है, आपके सिलेबस में कुछ भी हटाया हुआ नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी जो बुक है, इस बुक को जल्दी से हम जो इसका रिवीजन कर सकते हैं, एक प्रकार की कह सकते हैं कि एक क्विक रिवीजन वाला पार्ट है। फर्स्ट लेसन आपका है रिश्तों की समझ से संबंधित, रिश्तों की समझ। यदि आप इस लेसन को पढ़ते हो तो इसके नीचे जो आंसर दिए हुए, क्वेश्चंस दिए हुए, उनके आंसर जो आप आसानी से देख सकते हैं। एक वृक्ष है, उसको आप समझिए, उसके बाद में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न ये है कि ना संजना है, ठीक है, संजना यहाँ भी है, संजना यहाँ भी है। ये संजना जी के पिताजी के साथ रिलेशन है, ठीक है, वो जी माता जी के साथ जो है रिलेशन है। संजना के पिताजी जो है वो ये है, पिताजी के पिताजी, संजना के पिताजी उसके क्या लगते हैं? दादाजी लगते हैं, है ना। और दादाजी के पिताजी क्या लगते हैं? उसके परदादाजी लगते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, तो आप क्या बताओगे? दादाजी। आपको वैसे पता होगा, ठीक है। और वैसे ही स्वयं संजना स्वयं है, स्वयं की माताजी, और माताजी की माताजी नानी जी, और माताजी की माताजी की माताजी परनानी जी। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। वैसे ये सारे हमारे बच्चों को जो है पता होता है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आता है, एक शब्द आता है गोद लेना। गोद लेना शब्द आता है, गोद लेना। देखिए ये देखिए गोद लेना, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे है कि एक मतलब क्लास में कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये कहते हैं ये मेरी छोटी बहन है। किसको लेकर आए हो? कि ये पहले तुम्हारे साथ नहीं दिखती थी, कहाँ से आई? तो गोद लेना मैं बता देता हूँ। गोद लेना सीधा सा अगर मीनिंग हम समझे, है ना, कहीं खाली पेज देखते हैं उस जगह पे, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए, ये देखिए इसकी, है ना, जैसे मान लीजिए ये माँ है और ये इसकी बेटी है, लेकिन ये बेटी जो है यह औरत ले जाती है, तो ये क्या है? इसकी गोद ले लेती है। क्या ले लेती है? इसको गोद ले लेती है। क्या ले लेती है? गोद ले लेती है। तो ये गोद ली हुई बेटी कहलाती है। क्या कहलाती है? गोद ली हुई बेटी कहलाती है। अब वो कुछ भी समझ नहीं आए, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक आपको मेंडल से थोड़ा सा आपको परिचय होना चाहिए। मेंडल कौन थे? देखिए, हम जब देखते हैं कि जैसे मेरी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे पिताजी की आंखों पे चश्मा है, मेरे दादाजी की आंखों पे चश्मा है ना, मैं क्या है कि ना जैसे आप देखते हो, तो इस प्रकार के लक्षण जो होते हैं ना, जो लक्षण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहते हैं, वो क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या है? कि वह लक्षण जो मेरे दादाजी में थे, दादाजी से मेरे पिताजी में आ गए, मेरे पिताजी से मेरे में आ गए, तो ये लक्षण क्या है? अनुवांशिक लक्षण है। कौन से लक्षण है? अनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, देखिए जैसे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मटर के पौधे पे जो है प्रयोग किए थे। कौन से पौधे पे? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। परीक्षा में आपसे पूछ ले कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किए थे, तो किसने किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? इन लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। कौन से लक्षण कहते हैं? वंशानुगत लक्षण जो इनको कहते हैं। कौन से लक्षण कहते हैं? वंशानुगत लक्षण इनको कहते हैं। तो पूछा जा सकता है अनुवांशिकी का जनक कौन है? परीक्षा में पूछ ले आपसे अनुवांशिकी का जनक कौन है, तो अनुवांशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेगा? याद रहेगा ना आपको? ठीक है, याद रहना चाहिए, ये भूलना मत। ठीक है, अब देखिए, अब एक नाम आता है हरगोविंद खुराना। क्या नाम आता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या है कि जो नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे, इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो पूछा जा सकता है अनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। हरगोविंद खुराना को। ठीक है, समझ रहेगा। एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और एक देखिए एक तो नाम क्या था? एक तो नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, या कह सकते हैं मेंडल, और एक था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर
डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये दो नाम आपको याद रखने, दोनों ही आनुवांशिकी से रिलेटेड है। आनुवांशिकी से रिलेटेड है, जैसे मेरे दादाजी के लक्षण मेरे पिताजी में, मेरे पिताजी के लक्षण मेरे में, तो ये आनुवांशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं जो कि आप परीक्षा में आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना। ये पूरा वीडियो देखना, आप जो है पूरा वीडियो अंत, प्रारंभ से लेकर अंत तक ये वीडियो देखिएगा। हो सकता है कुछ ज्यादा समय का हो जाए, लेकिन ये आप देखोगे तो पूरी बुक जो आपको समझ में आ जाएगी, दोबारा से आपका जो है रिविजन हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में गुणों का आना क्या कहलाता है? अभी बताया था, गुणों का आना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां लिखो क्या, ये देखो क्या कहलाता है? देखिए आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिकता, ये देखिए लिखा हुआ भी आनुवांशिकता क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो अभी बताया था, एक तो नाम क्या था? एक तो नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? एक तो नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति, एक तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एक ग्रेगर जॉन मेंडल। कितने व्यक्तियों के नाम लिखने थे? दो व्यक्तियों के नाम लिखने थे। लिख दिए ना? चलो बढ़िया है। आगे देखिए, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? वंशानुगत लक्षण देखिए, अभी मैंने बताया था आपके दादाजी के लक्षण आपके पिताजी में आ गए, पिताजी के लक्षण आप में आ गए, तो ये क्या है? वंशानुगत लक्षण है। तो हमें वंशानुगत लक्षण दादा दादी से प्राप्त हो सकते हैं, नाना नानी से प्राप्त हो सकते हैं, माता पिता से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि नाना नानी से जो लक्षण आएंगे वो हमारी माँ लेके आएगी। कौन लेके आएगी? हमारी माता जी लेके आएंगे। और दादा दादी जी से जो लक्षण होंगे वो हमारे पिताजी लेकर आएंगे। और हमारे माता जी पिताजी के मिलने से ही हम बनते हैं, मतलब हमारा जन्म होता है। तो हमारे में लक्षण जो आएंगे, नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, सभी से मिलकर आते हैं। तो इसका मतलब इन सभी से ये है जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? दे यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आपकी माताजी की बहन, ये क्या है? देखिए अब मैंने कहा था रिश्ता याद रखना। आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, ऐसे निकालना इनको। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपके माताजी हैं और यहाँ पे आपकी माताजी की बहन खड़ी है। ठीक है, तो ये आपकी माताजी और ये माताजी की बहन, तो आपकी क्या लगेगी? आपकी क्या लगेगी? आपकी देखो, अब ये तो है माता, ये तो क्या है? माता। और ये क्या है? मौसी। क्या है? मौसी। मौसी, बिल्ली मौसी नहीं, माता की बहन मौसी है ना, ये मौसी। और ये माताजी की क्या है? बहन है। क्या है? माताजी की बहन है। तो इस प्रकार से बनाओगे ना तो याद रहेगा, है ना। संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है? अब आपको संयुक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर पूछा, जब भी आपको अंतर पूछा तो इस प्रकार से एक सारणी बनाओगे और उसके अंदर लिखोगे, इधर लिखोगे संयुक्त परिवार, इधर लिखोगे एकल परिवार और यहाँ पे अंतर लिख दोगे। ठीक है, 2-3 अंतर लिख देना। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतना कर देना। संयुक्त परिवार में सभी लोग जो एक साथ रहते हैं, उसमें दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, भैया, बहन, बड़े भैया, छोटे भैया, है ना, चचेरी बहन, मम्मी, है ना, चचेरा भाई, सब कुछ, सब लोग साथ में रहते हैं। इन दादाजी का पूरा परिवार एक साथ रहता है, वो होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता, हम दो, हमारे दो, मतलब एक तो मम्मी और एक पापा, मम्मी और पापा, माता पिता और प्लस में भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, ये होता है एकल परिवार में। किसमें होता है? एकल परिवार, है ना। और संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। तो बेस्ट कौन सा परिवार है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एकल परिवार बेस्ट है या संयुक्त परिवार बेस्ट है? संयुक्त परिवार में आपको कहानियां सुनने को मिल जाएगी आपके दादा दादी के द्वारा। माता पिता यदि आपके घर पे उनको टाइम नहीं है तो दादा दादी आपको संभाल लेंगे, लेकिन एकल परिवार माता पिता को टाइम नहीं है तो बच्चे के पास कौन रहेगा? कोई नहीं रहता है। देखिए, रिश्ते हैं अनमोल, समझा इनका मोल। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इनका मोल जो है समझना चाहिए। अब देखिए दूसरा, परिवारों का आना जाना। पहला पार्ट था, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा और इसका कोई भी डाउट आपके नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट आप पढ़ लेना, वैसे आपने पढ़ लिया है। इसमें देखिए बांध के जल भराव क्षेत्र में आए हुआ गांव एवं पलायन करते लोग। देखिए ये
बांध का पानी जो है ना, बांध टूट गया, पानी हो गया, जल गांव में भर गया, तो गांव के लोग जो है ये गांव छोड़कर चले गए। गांव छोड़कर चले जाने को क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। ठीक है, पलायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है, अपार पूर्ति है, तो मनुष्य पलायन करता बार बार। पलायन, इस पार्ट में आपको यही समझना है पलायन क्या होता है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। जैसे राम जो है पहले, राम जो है यहाँ पे अपने, जैसे मान लीजिए राम पहले यहाँ रहता था, ये यहाँ से छोड़कर यहाँ चला गया, छोड़कर यहाँ चला गया, है ना। अब बताओ, राम ये क्या कर गया? यहाँ से क्या कर गया? पलायन कर गया। राम यहाँ से क्या कर गया? पलायन कर गया। राम यहाँ से क्या कर गया? पलायन कर गया। इसको कहते हैं पलायन। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया ही पलायन कहलाती है। अगला पार्ट है आपके कुछ खास है हम। कौन सा पार्ट है? पार्ट संख्या 3, कुछ खास है हम। ये पार्ट है आपकी। इस पार्ट के देखिए प्रश्नोत्तर देखने से पहले परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ब्रेल लिपि से संबंधित। आपको समझना होगा ब्रेल लिपि क्या है। जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने की जो लिपि काम में आती है वो होती है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि होती है वो। ब्रेल लिपि में अक्षरों को कुछ उभार कर लिखा जाता है। जैसे देखिए, आपने चीजों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में अक्षर जो है कुछ उभरे हुए होते हैं, इस प्रकार से उभरे हुए होते हैं, और इन्हीं उभरे हुए अक्षरों को हाथ लगाकर पहचानने की विद्या ही ब्रेल लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेल लिपि कहलाती है। अब पूछ ले, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल। किसने कहा था? लुईस ब्रेल ने इसका किया था। ये आगे नाम भी आ जाएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, ब्रेल लिपि में अक्षर होते हैं, है ना, इस तरीके से उभरे हुए होते हैं। अब देखिए ब्रेल लिपि, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, ये देखिए ये स्टाइल्स होता है, स्टाइल्स से ही जो है अक्षरों को खोदा जाता है, उन्हें उभारा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, ये स्केल होता है। देखिए पहले तो जो लुईस ब्रेल है, इन्होंने 12 अक्षरों की बनाई थी और उसके बाद में 6 अक्षरों की बनाई। ठीक है, याद रखिएगा, पहले 12 अक्षर फिर 6 अक्षर, पहले 12 फिर 6, है ना। उत्तर आपको जैसे कैसे देना, प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी 12 6 आप ये जो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब परीक्षा में प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इंडिया को ब्रेल लिपि में इस प्रकार लिखते हैं। इंडिया को ब्रेल लिपि में इस प्रकार लिखते हैं, तो बताइए AIND कैसे लिखेंगे? तो ये क्या है? देखिए, ए यहाँ से उठा लोगे, आई यहाँ से उठा लोगे, एन यहाँ से उठा लोगे और डी यहाँ से उठा लोगे। तो ये ऐसे करके आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे प्रश्न भी आएगा, प्रश्न भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखिए ब्रेल लिपि की कहानी है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, 12 बिंदुओं से लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं वाले तरीके में बदल दिया। कितने तरीकों? पहले 12 बिंदुओं से मिलाकर लिखते थे, अब 6 बिंदुओं से लिखते हैं। और ये किया किसने था? ये किया था लुईस ब्रेल ने। किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? लुई ब्रेल ने ये किया था। जिसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। अब ये अंधे लोगों की बात होगी, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सुन नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? सुन नहीं पाते, उनमें हियरिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनको इशारों से समझाया जाता है। क्या है? इशारों से समझाया जाता है, संकेतों के द्वारा समझाया जाता है। संकेतों के द्वारा जिन्हें समझाया जाता है ना, उन्हें कहते हैं सांकेतिक भाषा। वो भाषा कौन सी कहलाती है? सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब सांकेतिक भाषा में जैसे पूछ ले कि सांकेतिक भाषा में बॉय को ऐसे लिखा जाता है, BO और Y, हाँ, B और Y ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बताइए राम कैसे लिखेंगे, है ना। ये सारा आपको दिया होगा, तो कैसे लिखोगे? राम कैसे लिखोगे? राम देखो, R कहाँ है? ये रहा R, क्या है? R, और ये रहा A, और ये रहा M कहाँ है? M कहाँ है? ये रहा M। तो ये से राम आप लिख दोगे। तो ये होती है सांकेतिक भाषा। जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक नाम है आपके लिए आया है सेरेब्रल पाल्सी, है। ये आपको याद नहीं करना क्योंकि आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या है ये? ये है कि
ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वो ठीक से काम नहीं करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी कहलाती है वो चीज, जो बीमारी जो है क्या कहलाती है, सेरेब्रल पाल्सी कहलाती है। ठीक है, अब हमने ये इस पार्ट में क्या सीखा कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों को विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, वे लोग जो देख नहीं सकते कौन सी लिपि से, ब्रेल लिपि से। याद रखिएगा, जो लोग पढ़ नहीं पाते वो कौन सी लोग लिपि से, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। और जो लोग सुन या बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। कौन सी भाषा में बात करते हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, है ना। जो सुन या बोल नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब कोई सुन नहीं पाता, ये कोई है, हाँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बनाए देते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे वैसे ज़्यादा अच्छा तो बनता नहीं है मेरे से, है ना। ये है, ये कोई व्यक्ति है ना, ये ना तो सुन पाता है ना ही बोल पाता है, ना तो सुन पाता है और ना ही बोल पाता है। तो बताओ ये क्या, कौन सी भाषा में बात करेगा, ये करेगा सांकेतिक भाषा में बात करेगा। कौन सी भाषा में, सांकेतिक भाषा में ये बात करेगा। कौन सी भाषा में, सांकेतिक भाषा में बात करेगा। ठीक है, और संकेतों की सहायता से समझाएगा, संकेतों की सहायता से खुद समझेगा। अब देखिए ब्रेल प्रश्न आए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, लुई ब्रेल ने। किसने किया था, अभी आपको बताया था किसने किया था। ये देखिए यहां लिखता हूं मैं, लुई या लुइस भी लिख सकते हो, लुई ब्रेल ने किसका, ब्रेल लिपि का विकास किया था। किसका, ब्रेल लिपि का विकास किया था। यह बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत है। कितने, पहले कितने थे, 12 थे, लेकिन अभी कितने हैं, अभी है 6। अभी कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो 6 बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। 6 सही करोगे। ठीक है, ब्रेल लिपि लिखने में नुकीली, क्या है वो नुकीली, जो मैंने आपको बताई थी, नुकीली जो बताई थी वो, है ना। ये देखिए, एक सेकेंड, अभी ऊपर लेते ये रहा स्टाइल्स, है ना, ये रहा स्टाइल्स। क्या काम लेते हैं, नुकीली स्टाइल्स जो इसमें काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं, नुकीली स्टाइल्स जो इसमें काम लेते हैं। नुकीली स्टाइल्स काम लेते हैं। नुकीली कलम को क्या कहते हैं, एक नुकीली कलम काम लेते हैं, जिस कलम को क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल्स। पहले में तो क्या भरोगे, नुकीली कलम काम आती है। नुकीली कलम को स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नुकीली कलम को क्या कहते हैं, नुकीली कलम। और नुकीली कलम को क्या कहते हैं, स्टाइल्स। क्या कहते हैं, स्टाइल्स। क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं। अब देखिए, आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन है तो उससे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्होंने कौन कौन से कार्य करने में निपुणता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और ये आपको स्वयं करना होगा। क्या करना होगा, स्वयं अपने विवेक से करना होगा। विशेष योग्यजन के प्रति दया या सहानुभूति नहीं, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आगे देखिए, मिलकर करें सफाई। देखिए इस पार्ट में सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जी की जयंती। क्या मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर के दिन ही स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई थी, इसका कह सकते हैं इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को गांधी जी की क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन में कुछ बात कर लेते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इसकी थीम थी स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। याद रखिएगा, परीक्षा में से पूछा जा सकता है स्वच्छ भारत की शुरुआत या इसका आरंभ कब हुआ था। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग के घड़ी है, गुहार दो दहाड़ दो, है ना। 2 अक्टूबर 2014 को क्या है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वस्थ भारत मिशन जो इसका प्रारंभ हुआ था, स्वस्थ भारत मिशन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कुछ स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित प्रश्न आएंगे और इसमें आपको जो है इन प्रश्नों की क्या है उत्तर भी आपको जो है देने होंगे। एक बात ध्यान रखिए, सफाई करने वाला श्रेष्ठ होता है, कभी भी कचरा फैलाने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है ना। हम कहते हैं ना
कि कचरे वाला आ गया, मतलब कोई कचरा उठाने वाला होता है वो हम कहते हैं कचरे वाला आ गया, कचरे वाला आ गया। कचरे वाले वो नहीं होते, कचरे वाले तो कचरे फैलाने वाले होते हैं, वो तो सफाई वाला होता है, वो तो क्या होता है, सफाई वाला होता है। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता उसे दैनिक कार्य में सबसे सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। कौन सा, सबसे पहले गांधी जी कौन सा काम देते थे उसको, शौचालय साफ करने का। कौन सा, शौचालय साफ करने का, शौचालय साफ करने का। शौचालय का चित्र भी है यहाँ पे दिया हुआ है। यही शौचालय साफ करवाते थे गांधी जी सबसे पहले, है ना। ये शौचालय एकदम साफ है, अभी स्वच्छ है, स्वच्छ है ये शौचालय, ठीक है। ठीक है, तो ये पाठ आपने पढ़ा और स्वच्छ भारत का विशेष अभी जो बताया मैंने वो कर दिया होगा आपने। जब वह व्यक्ति इस कार्य को अच्छी तरीके से कर लेता है उसके पास अन्य कार्य दिया जाता, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई के महत्व देते थे, बहुत महत्व देते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न था, ये 2-3 प्रश्न आपके इस पाठ से बनेंगे, तो ये 2-3 प्रश्न आपको जो पता होने चाहिए। आओ खेल खेलें, ये इसमें इंडोर और आउटडोर यानी घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में आपको बताया जाएगा इस पाठ में। और ये पूछा जाएगा कि खेल जो है कब खेले जाते हैं, या इसमें से इंडोर गेम कौन कौन से हैं और आउटडोर कौन कौन से हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा उसके बाद ये आप समझ जाओगे कि इसमें इंडोर कौन कौन से हैं और इसमें आउटडोर कौन कौन से हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर, है ना, आपकी आज्ञा हो तो बढ़ते हैं, चलिए बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए आप बहुत सारे गेम खेलते हो, बहुत सारे गेम खेलते हो ना। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चट भर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सतोलिया, वागड़, मारवाड़, ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। पतंगबाजी कहते हैं ना अखा तीज, अरे आगे अखा तीज रे, आखा तीज। देखिए गेम देखिए, बिलियर्ड्स, शतरंज, तीरंदाजी, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे खेल जो है खेले जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल हैं और ये खेल जो है कब कब खेले जाते हैं। सूर्य नमस्कार से संबंधित आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य नमस्कार में टोटल कितने आसन होते हैं ये पूछा जाएगा। तो सूर्य नमस्कार में कुल जो है 12 आसन होते हैं। कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। आसन कहते हैं बैठने की कला को, क्या कहते हैं? आसन कहते हैं, है ना। कितने टोटल जो है 12 आसन होते हैं। ठीक है, टोटल कितने? 12 आसन होते हैं। अब देखिए ये बात देखिए यहाँ पे देखिए जो भारत सरकार ने योग दिवस मनाया था। कब, क्या मनाया था? योग दिवस। और कब मनाया था? 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 से ये शुरू हुआ था योग दिवस। क्या शुरू हुआ था? योग दिवस। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि योग दिवस का प्रारंभ कब हुआ था? योग दिवस का प्रारंभ 21 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 2015। सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को जो है मनाया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब? 21 जून को। कब? 21 जून को किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है ना? संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। तो पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 जून, 21 तारीख छठा महीना, 21 तारीख छठा महीना, है ना। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, याद रहेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे बांसुरी बज रही है। क्या बज रही है? बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। क्या बजाते हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। और ये बांसुरी में बहुत सारे जो है छेद होते हैं छोटे छोटे, उनपे अंगुलियां रख के, उनपे जो है छोटी छोटी अंगुलियां रख के की जा सकती है ना। ये सोचिए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? कौन से? बांसुरी। कौन सी? बांसुरी। बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी जो है फूंक मारकर बजाए जा सकते हैं। अब देखिए अभी ये आपसे पूछा जा सकता है, इनको मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। मिलान करने वाले प्रश्न, तैराकी, भक्त, देखिए ये क्या है? तैराकी से मिलान करना होगा आपको भक्ति शर्मा से, तीरंदाजी लिम्बाराम जी को, मुक्केबाजी मेरी कोम, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। आपसे मिलान करने वाला प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मिलान करने वाला पूछ लिया जाएगा, या खालिस्तान दे देंगे कि तैराकी किसके रिलेटेड है? तो भक्ति शर्मा से। किससे? भक्ति शर्मा से। तीरंदाजी किससे? लिम्बाराम जी से। किससे? लिम्बाराम जी से। मुक्केबाजी मेरी कोम से, मेरी कोम से। और क्रिकेट जो है सचिन तेंदुलकर से। किससे? सचिन तेंदुलकर से। अब देखिए हमने सीखा, क्या सीखा कि हमने खेल जो है आउटडोर और इंडोर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आउटडोर यानी जो घर से बाहर खेले जाते हैं और घर के अंदर खेले जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। खेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
है ना। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अभी जो खेल बताए आपको, जो खेल आपने देखे थे बताए, वो खेल बताते हैं आपको, ये रे। अब देखिए इनमें से कौन कौन से, ये जो है बिलियर्ड्स जो है घर के अंदर खेला जा सकता है, शतरंज घर के अंदर खेला जा सकता है, तीरंदाजी घर के बाहर, कबड्डी घर के बाहर, यानी ये इंडोर इंडोर, आउटडोर आउटडोर, कुश्ती घर से बाहर आउटडोर, हॉकी घर से बाहर आउटडोर, टेबल टेनिस घर से बाहर आउटडोर, बैडमिंटन घर से बाहर आउटडोर। ठीक है, तो ये आउटडोर गेम्स हैं। क्रिकेट का पूछ ले तो कौन से क्रिकेट क्या होएगा? क्रिकेट भी आउटडोर गेम होएगा। कौन सा? आउटडोर, यानी घर से बाहर खेले जाते हैं, घर से बाहर खेला जा सकता है। अब देखिए इनडोर व आउटडोर खेल खेले जाने 5 खेलों के नाम लिखिए। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद कीजिएगा। आपके गांव मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। व्यायाम के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। योग से शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि आप योग कर रहे हैं, योग से शरीर में आपके क्या क्या लाभ हो रहे हैं, वो लाभ लिखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? फूंक से किए जाने वाले कार्य जो भी अभी मैंने बताए थे, क्या क्या किए जाते हैं, वो बताना है आपको। तैराकी में तथा क्रिकेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तैराकी में कौन है ना, अभी आपको मैंने बताया तैराकी में, और ये याद कर लीजिएगा, ये सारणी आप याद कर लीजिए। तैराकी में जो है शर्मा जी, भक्ति शर्मा है। कौन है तैराकी में? भक्ति शर्मा। तीरंदाजी में लिम्बाराम जी, मुक्केबाजी मैरी कॉम, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, देखिए ये याद रखिएगा, खेलो खेल करो योग, खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। क्या? सदा रहो स्वस्थ निरोग। ये आपको याद करना है, परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद तो होना ही चाहिए। बीज बना पौधा, तो बीज किस प्रकार से पौधा बनता है इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे, और वो क्या क्या है, कौन सा पौधा जो है किसका भाग होता है ना, कौन सा पौधा जो है किस भाग, पत्ती का जो पौधे में पत्ती, जड़, तना, फूल, फल, है ना, ये कौन कौन से पौधे के क्या क्या भाग होते हैं, वो भाग जो आपसे पूछे जा सकते हैं, भाग जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा आपका लेसन है, पूरा लेसन है। इसमें देखिए ये पौधे का वह भाग जिससे बनता है, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। आलू जो है तने से बनता है, आलू जो है तने से बनता है। मनी प्लांट जो है तने से बनता है, मनी प्लांट जो है तने से बनता है। पुदीना जड़ होती है, पुदीना क्या होती है? जड़ होती है। गुलाब क्या है? तना होता है, गुलाब क्या है? तना होता है। चमेली क्या है? तना होती है। पत्थर चट्टा पत्ती होती है। देखिए अब इसको याद कैसे रखोगे? याद रखोगे आलू, क्या रखोगे? आलू, क्या रखोगे याद? आलू। तो देखिए आलू, आलू, क्या रखोगे? आलू। देखिए इसमें लू लगा हुआ है पीछे, लू, और लू हमेशा कहाँ लगती है? हमारे को लगती है, हम कहाँ चलते हैं? धरती के ऊपर, यानी तना, है ना, तने के जैसे खड़े रहते हैं हम, तभी हमारे को लू लगती है। ठीक है, मनी प्लांट, मनी प्लांट है हमेशा तना होएगा, मनी प्लांट का तना है। पुदीना, पुदीना हमेशा जड़ होती है। पुदीना यदि आपने कभी खाया होगा तो देखा होगा, पुदीना ऐसे ऐसे पुदीना होता है, और ये एक प्रकार का जड़ का भाग होता है। किसका? जड़ का भाग होता है। गुलाब जो है तना होता है। गुलाब हम देखते हो, गुलाब का फूल लाए, गिलास में रख दिया, उससे नई गुलाब निकल गया। गुलाब का तना लाए, उससे नया गुलाब निकल जाएगा। अगर गिलास में उसमें पानी में रख दिया तो होता है ना, घर में देखते हो ना, तो गुलाब तना, चमेली तना, है ना। पत्थर चट्टा पत्ती, ये ध्यान रखना है, पत्ती का एक ही है ना। लीफ जो होती है, लीफ जो है, पत्ती जो है उसका एक ही है, लीफ का एक ही है। तो याद रखिए पत्थर चट्टा जो लीफ है, पत्ती से होता है। ठीक है, वो पत्ती नहीं, पति पत्नी वो अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पौधे जो विदेशों से आए हैं, वो पौधे याद रखिए। चाय का पौधा कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था, जो कि एशिया में। कॉफी का पौधा अफ्रीका से आया था, कोफिया अरेबिका, कॉफी का पौधा अफ्रीका से आया था। भिंडी का पौधा जो अफ्रीका से आया था, भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से। गोभी का पौधा यूरोप से, कहाँ से? यूरोप से आया था। गोभी कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी। और मटर आए थे यूरोप से। मटर कहाँ से? यूरोप से। अब याद रखिए गोभी मटर की सब्जी यूरोप में जाके खानी चाहिए। गोभी मटर की सब्जी यूरोप में खाके, गोभी मटर यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में जाके खानी है अपने को। ठीक है, और जो भिंडी की सब्जी खाओ और जाके कॉफी पियो, कहाँ पे? अफ्रीका में। लेकिन आपको कॉफी तो अफ्रीका में पीनी है, चाय पीनी है तो चीन में जाओ, चाय पीनी है तो चीनी मिनी के पास जाओ, चीनी मिनी के पास जाओ, कुंफू, है ना, चीनी की मिनी के पास जाओ, चीनी मिनी के पास जाओ, चाय पीनी है तो। देखो चाय में क्या डलती है? चीनी। चाय में क्या डलती है? चीनी। तो चीनी में, चीन से चीनी, चीनी से चीन, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए विश्व का जो है, विश्व संसार का जो है मानचित्र दिखा रखा है, जो कि पैमाने पर आधारित नहीं है, लेकिन बताया कि वहाँ पे कौन सी जगह है, ये आप देख सकते हो। लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, आप तो राजस्थान के बारे में पूछेगा, राजस्थान के जो है मानचित्र पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या, ये याद नहीं रखना, लेकिन बता देता हूँ। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर में एक बगीचे में लगाया। कौन सा पौधा? लेंटाना। एक अंग्रेज अधिकारी ने
ऑस्ट्रेलिया के यूकेलिप्टस के पौधे को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है उसको नीलगिरी भी कहते हैं, ठीक है। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैले। गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो कि आपने मंगवाए थे, अमेरिका से मंगवाए थे गेहूं के बीज, तो गाजर घास के बीज आ गए तो ये भारत में फैल गए, तो काम जो है बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। अब तो गाजर घास ये बहुत प्रकार के जो है ना, फिर आपको पता ही है इन पर आप आगे कक्षा में पढ़ोगे कि इन खरपतवार नाशियों की स्प्रे की जाती है 2,4-D की और की। तो ये है, देखिए ये है यूकेलिप्टस का पौधा है ना, और ये है लेंटाना का, और ये है गाजर घास। ये गाजर घास है भाई, ये कौन है? गाजर घास है। ये बहुत बेकार घास होती है, ये आपके खेतों में भी उग रही होगी और ये किसी भी स्प्रे से जाती भी नहीं है। आगे देखिए वृक्षों की महिमा, जो मैंने प्रश्न आपको बताए वो प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षा में, याद रखिएगा। वृक्षों की महिमा है पाठ संख्या 7 है। कौन सा पाठ है? पाठ संख्या 7 है, वृक्षों की महिमा है। वृक्षों की महिमा है, ये देखिए एक आंदोलन हुआ था वृक्षों से संबंधित। आंदोलन तो बहुत सारे हुए थे, यहाँ पे एक आंदोलन बताया गया आपको, चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। इसमें क्या है कि महिलाएं पुरुष जो है पेड़ से चिपक गए, उनके जब काटने आए तो वहां काटने नहीं दिया उन्होंने, और तो वो उन पेड़ों से चिपक गए, इसलिए उसको कहते हैं चिपको आंदोलन। इसमें बहुत से लोग जो है शहीद हो गए थे, बहुत से लोग जो है इसमें क्या है शहीद हो गए थे। देखिए इसकी कहानी जब आप पढ़ोगे अमृता देवी की तो आपको रोना सा आ जाएगा, मुझे तो आ ही जाता है। चिपको आंदोलन इसको कहा जाता है, चिपको आंदोलन जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। पूछा जा सकता है आपसे कि चिपको आंदोलन में कितने लोगों की 363 लोगों की मृत्यु हुई थी। पेड़ों से लोग चिपक गए थे तो सैनिकों ने क्या किया, पेड़ों सहित उन लोगों की गर्दनें भी काट दी। फिर उनकी याद में, अमृता देवी की याद में, वो जो लोग पर्यावरण से मित्र बन रहे थे उन लोगों की याद में पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, और एक अमृता देवी का जो है पर्यावरण मित्र वाला, पर्यावरण रक्षा वाला जो पुरस्कार भी जो है दिया जाता है। ये देखिए राजस्थान का मानचित्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सारे है ना, जोधपुर, बाड़मेर वाले, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। 33 ये जिले, सारे जिले आपको याद करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ भरे जाते हैं ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले पाली दे दे और कह दे कि पाली के पड़ोसी जिलों के मानचित्र में भरिए, या बीकानेर दे दे कि बीकानेर के पड़ोसी जिले मानचित्र भरिए, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए। वैसे मानचित्र से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें पूरा मानचित्र कैसे भरते हैं और इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। वो आप वीडियो जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो चैनल में देखिए वहां मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ है। देखिए आगे है रणथंभौर बाघ संरक्षण। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर। याद रखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, ऐसे याद रखिएगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। कहाँ पे है? केवलादेव भरतपुर, ठीक है। कहाँ है? केवलादेव भरतपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में। कहाँ पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु कहते हैं मरुस्थल को, किसको कहते हैं? मरुस्थल को। जैसलमेर बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेना ज्यादा मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर, तो इसी का जैसलमेर बाड़मेर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, ये कहाँ है? अलवर में। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का कहाँ है? अलवर में। ये आपको याद रखना, परीक्षा में संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए जो शाकाहारी लोग होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, उनको खाते हैं मांसाहारी जंतु। कौन खाते हैं? मांसाहारी जंतु उनको खाते हैं। कौन खाते हैं? मांसाहारी जंतु, ठीक है। जो लोग शाकाहारी को खाते हैं वो कहलाते हैं, जो मांस है ना और खाते हैं, मांस और खाते हैं वो मांसाहारी, और जो शाक और खाते हैं वो शाकाहारी, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, ठीक है। जो दोनों को खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी। जो इसको भी खाएंगे इसको भी खाएंगे वो कहेंगे सर्वाहारी। अब देखिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया लोमड़ी ने, लोमड़ी को खाया शेर ने। जब शेर मर जाएगा, छोटे छोटे जीव जंतु उसको खा लेंगे, तो वो ठीक है, वो अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये सारणी आपसे परीक्षा पूछ ली जाए, सारणी आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? पौधे को कौन खाएगा? शाकाहारी जंतु, है ना, शाकाहारी जंतु खाएंगे। या खाएगा हिरण खाएगा, ऐसे लिख दोगे। हिरण को कौन खाएगा? मांसाहारी जंतु। या लिख दोगे लोमड़ी खाएगी, शेर खाएगा। मुर्गी को कौन? मुर्गी को मांसाहारी जंतु, जो मुर्गी को शेर खा जाएगा, लोमड़ी खा जाएगी, मनुष्य खा जाएगा। जो बीज जो है उसको कौन खाएगा? बीज को जो है शाकाहारी जंतु खाएंगे। चूहे को कौन से? मांसाहारी जंतु खाएंगे, मांसाहारी जंतु खाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये है खाद्य श्रृंखला। परीक्षा में प्रश्न आ जाए खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाइए, तो आपको चित्र बनाइए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या है कि ये आपको हरी घास बनानी है, फिर टिड्डा बनाना है।
टिड्डे को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज या चील जो है वो खा जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या है, जो खाने की श्रृंखला जो होती है उसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला जो इसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, तो आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको जो है लिखना पड़ेगा। और पूछा जा सकता है पेड़ों के बारे में, लाभों, पेड़ों से जो लाभ होते हैं उनकी सूचना लिखी या उनकी सूची बनाई, तो वो आपसे हो सकता है। और पूछ ले कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें नहीं काटना चाहिए, तो क्यों नहीं काटना चाहिए, और पेड़ हमारे लिए कैसे लाभदायक है वो बताना है, तो वो आप बताओगे इसके अंदर, तो सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जीव जंतुओं की निराली दुनिया, यहाँ पर जो है इस पाठ के अंदर आपको जीव जंतुएं बताई गई हैं। जीव जो जीव है उनके बारे में बताया गया है कि कौन से जीव जो है कब उड़ पाते हैं, कौन से जीव कब देख पाते हैं, कौन से जीव कब नहीं देख पाते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, वो जीव जंतुओं के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, क्या है उनके बारे में तो पढ़ लिया है। जैसे अभी यहाँ पे जो आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, मक्खी, मच्छर, तितली, ये क्या है, सभी प्रकार के उड़ने वाले जीव हैं। क्या है, उड़ने वाले जीव है। ठीक है, और देखिए ये है ना, ये सारणी ऐसे आ जाए कि छिपकली किस मौसम में दिखाई देती है, सांप किस मौसम में, मेंढक किस मौसम में। वैसे तो बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन कभी भी अपने मरुस्थल में तो कभी भी ये दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देते हैं। कब, ये देखो ये लिखा है, मेंढक बारिश में अधिक क्यों दिखते हैं, मच्छर अधिक सर्दी में कम क्यों दिखते हैं, ये आपको जो है ना इस प्रकार पूछे जाएंगे। तो ये जो इनमें बीच में वार्तालाप हुआ था, तो इन्होंने आंसर दिए आपसे परीक्षा में पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे कि मछली की तरह पानी में, देखिए ये तो कह रहे हैं कि मैं मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ, कि चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ क्या, तो राजू कहता है कि सभी जीव तो अपनी अपनी विशेषता होती है, मनुष्य, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मछली जीव पानी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो पानी में रहते हैं वो फेफड़ों से श्वास नहीं लेते हैं, गलफड़ों से लेते हैं ना, कोई त्वचा से लेता है। जैसे मेंढक जो है, मेंढक त्वचा से सांस लेता है, किससे, त्वचा से सांस लेता है, इस कारण वो रह पाता है। चींटियों का नगर, यहाँ चींटियां जो है एक दूसरे से लाइन में चलती है, क्योंकि चींटियां जो है एक दूसरे के क्या है, हार्मोन्स छोड़ती है, जिन्हें कहते हैं फिरोमोन्स। क्या कहते हैं, फिरोमोन्स कहते हैं, फिरोमोन्स छोड़ती हैं, और ये फिरोमोन्स ही जो है क्या है, चींटियों को एक दूसरे के लाइन में चलने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे देखिए, फिरोमोन्स की वार्तालाप बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आप 5वीं कक्षा में हो, छोटी कक्षा में हो, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बड़ी कक्षा में समझाएंगे आपको, है ना। जैसे चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसका कि चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, आगे चलने वाली चींटी पिछले चलने वाली चींटियों के लिए एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है, विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है, गंध छोड़ती है, या कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। क्या छोड़ती है, गंध छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है एक प्रकार की, विशेष प्रकार की, जिसके कारण जो है चींटियां एक लाइन में चल पाती है। अंडे, वैसे पूछ ले, चींटियों में अंडे कौन देने का कार्य करता है, अंडे सिर्फ रानी चींटी देती है। कौन देता है, रानी चींटी। जो अंडे देने का कार्य वो रानी चींटी है ना, जो अंडों की देखभाल करेगी वो कहलाएगी श्रमिक चींटियां। कौन, श्रमिक चींटियां। और जो अंडों की रक्षा करना और घर की सुरक्षा करना है वो करेगी सैनिक चींटी। कौन सी, सैनिक चींटी। परीक्षा में पूछ ले, अंडे देने का कार्य सिर्फ रानी चींटी, अंडों की देखभाल श्रमिक चींटी, और अंडों की सुरक्षा सैनिक चींटी। सुरक्षा कौन, सैनिक करेंगे। कौन करेंगे, सैनिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आपको आएंगे, और ये आप जो है प्रश्न यहाँ पे जो है कर देना। अब देखिए प्रश्न है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए कैसे उड़ता है, तो इसका आप लिख सकते हो, चमगादड़ एक विशेष प्रकार की तरंगे छोड़ती है, क्योंकि अभी मैं आपको कहूंगा पराश्रव्य तरंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या नाम बताया मैंने, नाम मैंने लिया, नाम मैंने क्या लिया था, नाम मैंने लिया है पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है ना, पराश्रव्य तरंगे क्या है, पराश्रव्य तरंगे क्या, समझ नहीं आएगा, तो आप ऐसे लिखोगे परीक्षा में, और आपको याद भी नहीं होएगा ना, बहुत मुश्किल से याद होएगा। लिखोगे चमगादड़ जो है रात्रि में उड़ते समय एक विशेष प्रकार की तरंगे छोड़ते हैं, जो कि सामने अगर कोई भी बाधा आ जाए, है ना, सामने अगर कोई भी बाधा आ जाए तो वो वहां से मुड़ जाते हैं, वहां से ऐसे उड़ते नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ बाधा है, चमगादड़ ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पे बाधा है कोई है, तो चमगादड़ यहाँ से एक तरंगे छोड़ेंगे, वो तरंगे लौट कर वापस आ जाएगी, तो चमगादड़ को पता चल जाएगा यहाँ पे कोई बाधा है, तो चमगादड़ क्या है, यहाँ से निकल जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार चमगादड़ रात को भी उड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहाँ कहाँ से पानी, कहाँ कहाँ से पानी, अगला पार्ट है आपका। आपके सभी पाठों से प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे, सभी पाठों से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद जो है, इस पाठ में बताया गया है कि जल का शुद्धिकरण कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे जो है ये बावड़ियां है, पानी कहाँ कहाँ पे है अधिक जो स्टोर रखा गया है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए रामदेवरा में परचा बावड़ी, परचा बावड़ी कहाँ है, रामदेवरा में। कहाँ है,
रामदेव राम, याद रखिएगा। जालोर में खिन्नी बावड़ी पूछा जा सकता है, खिन्नी बावड़ी कहाँ है? जालोर में है ना, मिलान वाले प्रश्नों में आएगा। आबानरी में चांद बावड़ी, आबानरी में चांद बावड़ी, ओसियां, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, निमराना आदि जगहों पर बावड़ियां बहुत पुरानी है। क्या है? आदि जगहों पर बावड़ियां बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, इससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, आगे प्रश्न भी आएंगे, प्रश्न भी आएंगे, और प्रश्न आएंगे बांध से संबंधित आए। अब देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको यहाँ पे करने होंगे, प्रश्न आपको यहाँ पे करने होंगे। पेयजल स्रोत कुआं, बावड़ी और तालाब है। क्या तालाब है? घर में पानी नल और कुंड से आता है। कुआं गोल होता है और बावड़ी कैसे चौरस होती है, या उसका कोई आकार नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं, है ना, अनिश्चित होती है। पानी छानकर उबालकर और पानी छालकर उबालकर और उसका निस्तारण करके साफ करते हैं ना, निस्तारण करके या उसका ऊर्ध्वपातन करके। जैसे आपकी यहाँ पे कौन सा तरीका बताया है इसने, आपको यहाँ पे इसने तरीका बताया है शुद्धिकरण करके। कौन सा? शुद्धिकरण करके। तो क्या आप क्या लिखोगे? शुद्धिकरण करके। निस्तारण भी एक प्रकार का शुद्धिकरण है, थोड़ा हाई लेवल का है, तो यहाँ पे थोड़ा वैसे आपको याद है। देखिए आगे है जल के ऊपर से नीचे की ओर, जल से ऊपर से नीचे की ओर। अब इसमें देखिए ऊपर से नीचे की ओर जो है जल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चलता है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जल कहाँ से कैसे बढ़ता है, ऊपर से नीचे की ओर कैसे बढ़ता है ये, और जल की सिंचाई कैसे की जाती है, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इस पाठ के अंतर्गत जो है पूछे जाएंगे। अगला है जल में जीवन। क्या है? जल में जीवन है, यानी जल में कौन कौन रहता है, कैसे रहते हैं वो, फिर जल में रहते हैं तो श्वास कैसे ले पाते हैं, है ना, वो भोजन कैसे करते हैं, ये सारा इस पाठ के अंदर बताया गया है। और आपने पढ़ा भी होगा ये पाठ, तो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब ये बात ये आती है कि इनमें प्रश्न कौन कौन से आएंगे, जल प्रश्न आपके इस पाठ में से कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न है कि जल में रहने वाले जलीय जीवों के नाम बताइए, जल में रहने वाले जलीय जीवों के नाम बताइए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। तो कौन से रहते हैं? मछली, मेंढक, है ना, ये इस प्रकार के, मगरमच्छ, ये जल में रहते हैं, है ना। और जलीय जीव जंतु श्वास कैसे लेते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गलफड़ों की सहायता से, त्वचा की सहायता से ये जो है श्वास लेते हैं, फेफड़ों से श्वास नहीं लेते हैं। प्रश्न आ गया दो जलीय जंतुओं के नाम बताइए, तो बता देना। दो जलीय पौधों के नाम बताइए, ये दोनों कमल का बता दीजिए, यूकेलिप्टस इसका जो है हाइड्रा का बता दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे गंदा पानी फैलाए रोग। गंदा पानी जो है रोग फैलाता है। क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। ये पूरा पार्ट जो है इस पानी पे, और पानी गंदा कैसे हो रहा है उस पे है, और जो क्यों हो रहा है, और इससे फैलने वाली बीमारियां कौन सी है। जो डेंगू जो है, मलेरिया जो है, गंदे पानी से फैलता है ना, तो ये बताया है। मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने का? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा? मादा एनाफ्लीज। याद रखिएगा, आप कहीं लिख के रख लीजिए, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज। और पूछ ले पीलिया जो है दूषित जल एवं भोजन के कारण होता है। अतिसार जो दूषित जल एवं भोजन, कृमि रोग दूषित जल एवं भोजन, पोलियो दूषित जल एवं भोजन के कारण होता है। रोग के लक्षण तो आप किसी एक को याद कर लेना, वो सारों में सेम ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है, अब पूछा है कि डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने के कारण होता है। डेंगू रोग जो है कौन से मच्छर के काटने का होगा, तो आप लिखोगे एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एडीज मच्छर। और मलेरिया मादा एनाफ्लीज। कौन सा? मादा एनाफ्लीज। दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं ये भी आपको बताया मैंने, वो रोग लिखने। और जल को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होना देना चाहिए? क्योंकि इनसे जो है जल यदि इकट्ठा होएगा तो वहां पे मच्छर पनपेंगे, जिससे जो है डेंगू या मलेरिया जैसे घातक रोग जो है हो सकते हैं, घातक रोग जो है हो सकते हैं। अब इसमें पानी से संबंधित आपके ये लेसन आ रहे हैं, इसमें पानी से खेलने से बताया गया है, और पानी के जो है मापना, उसको धारिता वाला पार्ट जो है बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं जो है पानी में तैरती हैं और कौन सी वस्तुएं डूब जाती है, उन वस्तुओं के अलग करने से संबंधित बताया जाता है। जैसे पूछ ले, आपको कहते हैं कि चीनी पानी में डूबेगी, तैर जाएगी, है ना, चीनी पानी में घुल जाएगी कि नहीं घुलेगी। जो लकड़ी है पानी में क्या करेगी, तैरेगी कि नहीं तैरेगी, है ना। लोहा, जो लोहे की वस्तु है पानी में क्या करेगी, तैर जाएगी, डूब जाएगी। ऐसे वो तो आप अपने आप कर ही दोगे, वो तो नहीं बताएंगे तो भी कर दोगे। ये खाना खाने से पचने तक है। ये चित्र आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, चित्र आपको बनाना है, प्रश्न पूछा जाएगा हमारे पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। तो अमाशय, आंत, ग्रसिका और मुंह, चार चीजें आप याद रख लीजिएगा। चार चीजों का आप चित्र जो है ये बना दीजिएगा। ठीक है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से? चार अंग बताएं, वो चार अंग लिख देना, ज्यादा आप याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा याद रखने की नहीं जरूरत नहीं है। यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ग्लूकोज जो है
चढ़ाया जाता है शरीर में, जिससे क्या है कि पानी की कमी की पूर्ति हो जाती है। क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये इसमें बताया गया है ना। सबसे कम जो घी, तेल एवं मीठा भोजन खाना चाहिए, सबसे अधिक जो है रोटी, दालें, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी ये खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए ये खाना चाहिए, है ना। आगे कक्षा में पढ़ेंगे ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। और ये अब ऐसे सारणी दे देंगे, आपको बताएंगे कम खाने वाली, ज्यादा खाने वाली चीजें कौन सी है, इसमें नाम लिखिए, ये आपसे ऐसे सिखा दिएगा। तो आपको ये चीजें ये जो है याद करनी पड़ेगी, ताकि जो है बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये जब चाहे तब खाएं वही लेसन है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएगा, कौन सी चीजें कब खानी चाहिए, कौन सी चीजें कब नहीं खानी चाहिए, है ना। और कौन सी चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उनके बारे में पूछा है। और कौन जो है चीजें जो है खराब कब हो जाती है वो बताना है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती है और इनको बचा कैसे सकते हैं। जैसे अचार है तो उनको, अचार जो है उसको जो है तेल डालकर बचाया जा सकता है, अचार है उसको नमक के घोल में रखकर जो उसको बचाया जा सकता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो है करके बचाया जा सकता है, वो आपसे चीजें पूछिए। अब देखिए अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें पार्ट 16 है कि हमारे गौरव जो है, हमारे गौरव ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई है, क्या है डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर की उपाधि मिली। वैसे डॉक्टर नहीं है कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर देंगे, मेरे सर का ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई लग्न और समर्पण के प्रतीक थे। उनके बचपन में गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल में कई जटिल के प्रायोगिक हल निकाले, ठीक है, इस प्रकार कार्य किए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई, नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्या है विक्रम साराभाई। नाम याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा, क्या नाम याद रखिएगा, नाम याद रखोगे होमी जहांगीर भाभा, क्या नाम याद रखोगे होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा की उच्च शिक्षा जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई थी। कहाँ से हुई थी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। नाम याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा। नाम याद रखिएगा जीजाबाई, जीजाबाई जो है शिवाजी की माता जी का नाम था। जीजाबाई जो है शिवाजी की माता जी का नाम था। शिवाजी में जितनी भी आज वीरता आप देखते हो वो सारी जो जीजाबाई ने उन्होंने कूट कूट के भरी है। वैसे कूट कूट के नहीं, मतलब उनके अंदर जो है उनको पाठ पढ़ाया है, वैसे कूट कूट के कोई नहीं बढ़ता। नाम याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। हमारा संविधान निर्माता जिन्हें कह सकते हैं वो है जो जिन्होंने अछूत रूप को, जो अछूत जो था उससे संबंधित कानून बना के अछूत को जो है एक अलग दिशा दी, वो है डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में नाम याद रखिएगा। और इनके बारे में जो छोटा मोटा आपसे जो प्रश्न पूछ लिया जाएगा, नाम याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, क्या नाम याद रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय नाम याद रखिएगा। इनका नाम जो है ये कविता भी लिखते थे और कवि में इनका नाम था मकरंद, क्या नाम था, मकरंद इनका नाम था। पूछा जा सकता है पंडित मदन मोहन मालवीय का दूसरा नाम बताइए, तो नाम था मकरंद, क्या नाम था, मकरंद नाम था। पूछ लिया जाए शिवाजी के माता का नाम, अभी बताया जीजाबाई, क्या नाम था, जीजाबाई था, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे, है ना, हमने ये सीखा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु विज्ञान, ये हमने सीखा है। मालवीय जी ने जिस विद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए। हमारे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया भीमराव अम्बेडकर। जीजाबाई, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न है। अगला प्रश्न है अपना जिला, कौन सा है अपना जिला, आपका जिला कौन सा है। और परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये ऐसे मानचित्र दे दिया जाएगा, राजस्थान का पूछेंगे कि इसमें कोटा से नजदीक वाले जिले बताइए, या बीकानेर के नजदीक वाले जिले बताइए, या बीकानेर के लगने वाले जिलों के नाम लिखिए, या किन्हीं 10 जिलों के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तरह तरह के घर हैं, जैसे घर होते हैं, कभी ठंड, जहाँ ठंड अधिक पड़ती है वहाँ अलग घर होते हैं, जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ अलग घर होते हैं, कहीं इग्लू होते हैं तो कहीं बांस के घर होते हैं। इस प्रकार के अलग अलग घर होते हैं और वो घर से संबंधित आपसे छोटा मोटा एक आधा प्रश्न पूछा जाएगा। जो पाठ के अंतिम में प्रश्न, अंतिम में जितने भी लेसन है, जैसे ये आपदा वाला पाठ है, इसमें से मतलब एक आधा प्रश्न जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और वैसे आपको अधिक चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, आप आगे वाले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा और सबसे पहले वही प्रश्न कीजिएगा जो आपको जो बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। जो सड़क सुरक्षा वाला पार्ट है, सड़क सुरक्षा वाला पार्ट जो है वो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। जो सिग्नल्स जो है, सिग्नल्स जो है, हरी है बत्ती है, लाल बत्ती है, इनका जो है याद रखिएगा। लाल बत्ती आने पे रुकना होता है, हरी बत्ती आने पे चलना होता है। भीड़ भाड़ जो है वाले इलाकों में बहुत तेज गति से वाहन जो है नहीं चलाना चाहिए। रेलवे में हमेशा टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया बिना टिकट यात्रा करना खालिस्तान है, क्या है, कानूनी अपराध है, क्या है, कानूनी अपराध है। जैसे कोई टिकट होता है तो टिकट पे क्या क्या लिखा होता है कि टिकट कहाँ
का है, टिकट कहाँ का है, टिकट कब और किसने कितने का है, इस टिकट में क्या क्या जानकारी मिलती है, ये इस प्रश्न पूछ ले जाए तो ये इसको जो है बताना होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं और यही जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है पार्ट है। और ये भारत का मानचित्र दिया हुआ है, भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, राजस्थान के मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाएगा। और हमारी विरासत से धरोहर से संबंधित कुछ इमारतें और हैं, ये इमारतें और मैंने आपको एक अलग वीडियो में करके जो बता दिया है, तो वहां से आपने इनकी कल्पना चावला के बारे में, जो प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोही हैं, संतोष जी यादव जो हैं, बछेंद्री पाल जो है, इनके बारे में मैंने बताया। ये बहुत साहसी महिलाएं हैं, ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। परीक्षा में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले पर्वत पर चढ़ने वाली राजस्थान की रहने वाली मूल निवासी महिला का नाम बताइए। ये देखिए यहाँ पे आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें ही एक तारों के इस समूह को कहते हैं सप्तऋषि। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। और यही राकेश शर्मा अपने भारत से जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, और ये सुनीता विलियम्स जो है। ठीक है, देखिए अब ये जो है हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये हमारा सौर परिवार है। सौर परिवार में सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है कि कितने हमारे सौर परिवार टोटल कितने उपग्रह हैं, जो पृथ्वी जो है कितने नंबर है, शनि जो है कितने नंबर है, अरुण जो है कितने नंबर है, ये आप याद रखिएगा इसके अंदर, तो आप जो है आसानी से इसको जो है कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है पूरी बुक का हमने जो है जो इसका रिव्यू किया है और पूरी बुक को हमने पढ़ा है, इसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्वतारोही महिलाएं जो है उनको याद रखिएगा, और राकेश वर्मा जो है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे भारत की तरफ से, उनको याद रखिएगा। कल्पना चावला को याद रखिएगा, संतोष को याद रखिएगा, बछेंद्री पाल को याद रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल को आप याद रखिएगा, और जो मैंने डॉक्टर विक्रम साराभाई का, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का और ये प्रश्न जो बताए हैं आपको मैंने, इनको याद रखिएगा। तो ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे जरूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।